सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 4 संज्ञा को पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा के बारे में आपने अपनी कक्षा तीसरी में, कक्षा चौथी में भी पढ़ा है। संज्ञा क्या है? सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। आइए इसको विस्तार पूर्वक अब हम पढ़ते हैं। ऊपर आपको एक पद्यांश दिया गया है। उस पद्यांश के उदाहरण के माध्यम से हम संज्ञा को समझेंगे। मैं आपको पद्यांश पढ़कर सुनाती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। मैंने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी है। काजल की फ्रॉक नीली है। मैंने केक काटा। सब बच्चों को टॉफियाँ दी। मेरी अंजू बुआ मेरठ से दिल्ली आई थी। वह मेरे लिए माला लाई थी। माला की सुंदरता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस पद्यांश में कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं। इन रंगीन शब्दों में जो लाल रंग के शब्द हैं, देखिए कौन से हैं लाल रंग के शब्द? काजल और अंजू। काजल और अंजू ये व्यक्तियों के नाम हैं। नीले रंग के जो शब्द हैं वो क्या हैं? फ्रॉक, टॉफी और माला, ये वस्तुओं के नाम हैं। हरे रंग के जो शब्द हैं मेरठ और दिल्ली, ये स्थानों के नाम हैं। और गुलाबी रंग के शब्द हैं सुंदरता और खुशी, ये भाव हैं, ये भावों के नाम हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सभी शब्द संज्ञा हैं। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम एक एक करके इस संज्ञा के जो भेद हैं उनकी भी परिभाषाओं को उदाहरण के साथ समझेंगे। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से ही पता चल रहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। देखिए उदाहरण दिया है। उदाहरण में महात्मा गांधी जी का चित्र है। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी यहाँ एक विशेष व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी दूसरा कोई और व्यक्ति नहीं है। यहाँ महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी को हम बापू भी कहते हैं। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसीलिए महात्मा गांधी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत देश तो बहुत हैं, पर भारत एक विशेष देश है, इसीलिए भारत भी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है राम ने लंका के राजा रावण का वध किया। राम ने लंका के राजा रावण का वध किया। इस उदाहरण में राम और रावण एक विशेष व्यक्ति हैं। लंका एक विशेष स्थान है, विशेष जगह है, इसीलिए यहाँ राम, लंका और रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल। ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, एक विशेष है, इसीलिए ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। महात्मा गांधी। गंगा। नदियां तो बहुत सी हैं, पर गंगा नदी एक विशेष नदी है, इसलिए गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
दूसरा भेद है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नाम से पता चल रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है या कहते हैं। जैसे लड़के या लड़का एक विशेष जाति का बोध करा रहे, बच्चे एक विशेष जाति का बोध करा रहे, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़की एक विशेष जाति है, इसलिए ये भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपकी पुस्तिका में 2 उदाहरण दिए हैं। पहला, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ बच्चों की अपनी एक जाति है, कोई विशेष बच्चे की बात यहाँ नहीं की जा रही है, सभी बच्चों की बात की जा रही है। तो विशेष यहाँ कोई नहीं है, यहाँ जाति के रूप में बच्चों को लिया जाता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पतंग, यह पतंग भी कोई विशेष पतंग है क्या? नहीं, कोई विशेष पतंग नहीं है। यहाँ पतंग शब्द सभी पतंगों को दर्शा रहा है, इसीलिए पतंग भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में पेड़ और पक्षी। पेड़ हमें दिख रहा है पर कोई विशेष पेड़ नहीं है, पेड़ भी यहाँ संपूर्ण पेड़ की जाति को दर्शा रहा है। पक्षी यहाँ संपूर्ण पक्षियों की जाति को दर्शा रहा है, इसीलिए पेड़ और पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आपने 2 संज्ञा के भेदों को पढ़ लिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब हमारी तीसरी संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है वो भाव को दर्शाती है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, पहला उदाहरण दे रखा है, बुढ़ापा कष्टकारक होता है। यहाँ बुढ़ापा एक तरह की अवस्था है, बुढ़ापा एक तरह की अवस्था है, इसलिए बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आलस्य एक बड़ा रोग है। आलस्य एक तरह का दोष है, ये गुण नहीं है, आलस्य एक दोष है, इसलिए इधर भी आलस्य जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वाणी की मिठास सबको मोह लेती है। वाणी की मिठास सबको मोह लेती है। मिठास यहाँ एक तरह का भाव है, अर्थात मिठास भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस तरह से हमने संज्ञा के तीनों भेदों को भी उदाहरण के साथ समझ लिया है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है या कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से हमने संज्ञा और उसके तीनों भेदों को अच्छे से उदाहरण के साथ समझ लिया है। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। संज्ञा शब्दों की एक तालिका भी दी गई है,
आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में शिवाजी, ताजमहल, दिल्ली, भारत, लाल किला, यमुना, नर्मदा, मयंक और महात्मा गांधी। इनमें से शिवाजी जो है व्यक्ति के नाम है, ताजमहल एक जगह है, दिल्ली भी जगह है, भारत भी देश है, लाल किला पुनः एक जगह है, यमुना नदी है, नर्मदा भी नदी है, मयंक किसी व्यक्ति का नाम है और महात्मा गांधी भी व्यक्ति का नाम है। अर्थात ये सब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या नदी को दर्शा रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तालिका में दूसरे स्थान पे देखिए जातिवाचक। हाथी, पुत्र, घोड़ा, शहर, पेड़, पर्वत, पुस्तक, लड़की, गाय, ये सभी जाति को दर्शाते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। हाथी की पूरी जाति के हाथी सभी एक जैसे हैं, इसलिए हाथी एक संपूर्ण जाति को दर्शा रहा है। इसी तरह ये सभी शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा: मिठास, अच्छाई, कायरता, सुंदरता, बचपन, कोमलता, मित्रता, बुराई और नरमी, गर्मी, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर अच्छाई एक गुण है, कायरता एक दोष है, मिठास एक भाव है, सुंदरता भी एक विशेषता है, बचपन एक अवस्था है, मित्रता बुराई यहाँ पर दोष को दर्शा रहा है। ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। धन्यवाद।